अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 7 फरवरी 2025। अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई। अदालती सरेंडर और 26वीं आईनी तरमीम के तहत राइज बदतरीन निजाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तवाना आवाज उठी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी के नाम खत लिख दिया है और खत के 11 पैराग्राफ्स के अंदर क्या कुछ कहा गया है, चीफ जस्टिस याया आफरीदी से कौन से सख्त सवालात पूछे गए हैं और अब इस खत के असरात हो क्या सकते हैं, इसके मंदरजात क्या हैं, मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। वसीम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बार बार ये कहा जाता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक खत सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उनके अलावा सीनियर तरीन 3 जजेस ने खत लिखा है, जिससे ये समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब बाकायदा ये सोच पाई जा रही है कि ना 26वीं आईनी तरमीम और ना ही 26वीं आईनी तरमीम के बाद कायम किए जाने वाला जो अब ये निज़ाम है ये ज़्यादा अरसा चल सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह तो मुतादिद मरतबा कह चुके हैं वो सीनियर प्यूनी जज ही ठीक हैं। ठीक है, हर शख्स को चीफ जस्टिस बनने का एक इरादा उनका होता है और फिर आप इतनी बड़ी सर्विस के बाद आखिरी लम्हात में आपको पता चले कि आपके जूनियर जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन रहे हैं, भी इस किस्म के इंतजाम से, और ऐसा इंतजाम लाया गया है, आपके फैसलों की वजह से आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा रहा, तो एक दुख तो ज़रूर होता है, वो एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन इससे कबल के हम इस ख़त के मतन की जानिब आएँ, ये ख़त जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी जानिब से लिखा गया है। सिम्बॉलिकली इस खत की बहुत अहमियत है। जस्टिस मुनीब अख्तर पहली मरतबा मैदान में आए हैं बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इससे कबल वो इंतज़ामी कमेटियों में, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या अपने रेगुलर बेंचेस में बैठ कर कुछ आवाज़ें तो ज़रूर उठाते रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर एक ख़त की सूरत में, और एक ऐसा ख़त मरियम जो आज लिखा गया है, ये अब तक का सबसे ख़तरनाक ख़त है। मैं तो इस खत को, इन 11 पैराग्राफ्स को जिनका मतन हम आगे चलकर बताएंगे, चीफ जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो कि टिल दैट टाइम ये अलेज्ड कंटेमनर्स हैं, उनके खिलाफ वो जो एक फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था उसका कोई जुडिशल रिव्यू नहीं हुआ, तो उससे भी ज़्यादा सख्त और ख़तरनाक है, क्योंकि जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के इन 4 सीनियर जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में याया आफरीदी साहब का जो अदालती सरेंडर है उस पर जवाब तलब किया है। और इसके जो पैराग्राफ नंबर 6 है बिलखसूस, उसमें चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जो सहूलतकारी है मौजूदा निज़ाम में, उससे मुतालिक जो सवालात पूछे गए हैं, फिर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो बात की गई है, चीफ जस्टिस याया आफरीदी का माजी याद दिलवाया गया है इस खत में, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खत को इंडोर्स किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र था वो प्रेमा फेशाए गैर आइनी और मशकूक अमल रहा है। सीनियरिटी का मामला टेकअप किया गया है और सवाल उठाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, उन्हें ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे अब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन सकते हैं, जिससे अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज बनने के लिए अहल हो चुके हैं। तो उससे मुतालिक पूरा आइन के आर्टिकल 200 की तशरीह की है, और जो सवाल है वो यही है कि अब निज़ाम से बगावत करने वाले जजेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, 2 जजेस अलग सुना था कि उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज के रोज़ 4 जजेस, और मैं आपको ये खबर दे दूं कि आज ख़त लिखा गया है, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कुछ ऐसे जजेस भी मौजूद थे जो बज़ाहिर इतलात के मुताबिक इस खत के ऊपर ऑन बोर्ड तो हैं मगर खत के ऊपर सिग्नेटरी नहीं है। तो आने वाले दिनों उसके आप ये भी देखेंगे कि अभी ऐसे जजेस जो बज़ाहिर सामने नहीं आए, आने वाले दिनों में भी वो सामने आ सकते हैं। तो हुकूमत, इस्टाब्लिशमेंट, 26वीं आईनी तरमीम, उसके बेनिफिशरीज, उनके लिए इंतहाई बुरी खबर है। हाँ, ये डिबेटेबल चीज़ है कि इसके असरात बहुत जल्द होंगे या काफ़ी देर से होंगे, कितने तवाना होंगे, कितना इसके ऊपर असरअंदाज हो सकेगा या नहीं, तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ख़त आज खासा अहम है नाजरीन। उसके 11 पैराग्राफ हैं, कोशिश करेंगे कि उसका हू बहू मतन जो है वो आपके सामने रख सकें। मरियम, आप ज़रा शुरू कीजिए कि ख़त का जो मतन है वो शुरू कहाँ से होता है और इन 4 जजेस ने लिखा क्या है।
इन 4 जजेस ने यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने इस खत के अंदर ये कहा है कि इस खत का जो मकसद है वो ये है कि 10 फरवरी 2025 को होने वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की तैनाती और मुमकिन तौर पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी होनी है, उस इजलास को मौखिर किया जाए। ये जजेस लिखते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं वो मुतकाजी हैं इस बात के कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसको मौखिर किया जाए। फिर वो वजूहात बताते हैं, वो कहते हैं कि जैसा कि चीफ जस्टिस साहब आपको और पूरी कौम को मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम को मुतअद्दिद दरख्वास्तों और मुतअद्दिद जो शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और आपने बजाय उसको फौरी तौर पर टेकअप करने के आईनी बेंच बनने का इंतजार किया, और आईनी बेंच ने ताखीर से इस मुद्दे को उठाया, और इस नुक्ते को उठाने के बाद आईनी बेंच ने इसको जो है वो जानबूझ के इतने लंबे अरसे तक के लिए मौखिर किया कि उस दरमियान उन्होंने कहा कि हैरत अंगेज तौर पर अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन के इजलास का एक नोटिफिकेशन या जैसे उसका कॉल अप मीटिंग का नोटिस होता है वो सामने आ गया, और उन्होंने कहा कि जो ये जल्दबाजी में बुलाया गया इजलास है इसका मकसद भी आगे उन्होंने दर्ज किया है। जजेस कहते हैं, जस्टिस याया अफरीदी को उनके अपने अल्फाज याद करवाते हैं, कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का जो फैसला था उसमें जस्टिस याया अफरीदी ने अपने नोट के अंदर ये लिखा था कि दुनिया भर के जो अदालती निज़ाम हैं उन तमाम तर अदालती निज़ामों के अंदर जो अदलिया का एतमाद और कॉन्फिडेंस है, यानी अवाम के अंदर जो अदलिया पर एतमाद और अवाम के अंदर जो अदलिया के लिए कॉन्फिडेंस पाया जाता है वो मुकद्दम है। तो वो कहते हैं कि इसी अवाम के ट्रस्ट को और इसी अवाम के कॉन्फिडेंस को मुकद्दम समझें। आज भी अवाम को, आपको पता है कि उनका जो ट्रस्ट है वो शेकन है। वो कहते हैं कि आपने अगर जो अब इजलास बुलाया गया है इस इजलास के अंदर वो ये कहते हैं कि इरादा ये लगता है कि नए जजेस को ला करके, जो कि 8 नए जज सुप्रीम कोर्ट में लगाने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जो इन्हीं 26वीं तरमीम से बना है वो मुस्तकबिल में जाकर के इन 8 जजेस के साथ फुल कोर्ट बनाने का कह देगा। तो उन्होंने कहा कि फिर जिन जजेस के खिलाफ मतलब एक तरह जिस मुकदमे को सुना जा रहा होगा वो उन्हीं जजेस के खिलाफ होगा, क्योंकि वो उसी के तहत 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन से बनकर आए होंगे। तो अब इन जजेस का ये कहना है कि कोर्ट पैकिंग जिसका कि अवाम में तासुर जा रहा है, अवाम को मालूम है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, इसके मनफी तासुर से बचने के लिए चीफ जस्टिस साहब इस इजलास को मौखर कर दीजिए। उसके बाद फिर आता है वसीम वो सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, जो पैराग्राफ नंबर 6 है, जिसमें वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी से वो खतरनाक सवाल करते हैं जिन सवालों से अगर कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। और ना सिर्फ इस्तीफा दें बल्कि ये इतनी बड़ी चार्जशीट है। हाँ। और ये कोई बाहर से कोई सहाफ़ी नहीं कह रहा, कोई सियासतदान जिसका नाम इमरान खान हो वडियाला जेल में बैठा हो, जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि वो कोई अपने लिए रिलीफ मांग रहा है, अदलिया रिलीफ नहीं दे रही तो वो सवालात उठा रहे हैं। हुजूर आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन 4 जजेस जो इस खत के सिग्नेटरी हैं, और उनमें से तो 2 ऐसे हैं जो आपके चैम्बर फेलो रहे हैं, जो आपके बड़े दरीना दोस्त रहे हैं। चैम्बर फेलो नहीं रहे, आपके बचपन के दोस्त, आपके बचपन के और आपके दरीना दोस्त रहे हैं, वो आपके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। वो यहाँ तक तो चलें नहीं लिखते, लेकिन जो सवालात उन्होंने लिखे हैं उसका जो लुबे लबाब है वो ये है कि हुजूर आपने कोर्ट पैकिंग 26वीं तरमीम और इस सब को मानकर ये जो अदालती सरेंडर किया है इसकी वजूहात क्या हैं। इसके ऊपर जो उन्होंने सवालात किए हैं जवाब तलब करते हुए, उन्होंने कहा कि हम ये सवाल करते हैं कि अदालत को ऐसी सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मुफादात की तकमील के लिए। ये नाज़रीन और मरियम आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये सवाल बड़ा अहम है। जजेस लिखते हैं जस्टिस याया अफरीदी को कि किसके एजेंडे और मुफादात की तकमील के लिए अदालत को इस तरह बेतौकीर और शायद हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमस्खुर का सामना करने पर मजबूर किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अदालत को इस काबिल इज्तनाब मखमसे में अदालत को इस काबिल इज्तनाब मखमसे में क्यों डाला जा रहा है। क्या ये ज़रूरी नहीं कि नए जजेस की शमूलियत के मामले पर नज़रसानी की जाए और फ़िलहाल इसे एक तरफ रख दिया जाए। फिर वो आगे लिखते हैं कि ये जो सवालात हम पूछ रहे हैं ये खुद ही अपने जवाब देते हैं। फिर उन्होंने मज़ीद आगे लिखा कि अदालत को मुकम्मल या फुल कोर्ट की तश्कील और उसके वक्त के मुहताज जायज़ा लेना होगा ताकि इसकी साख और वक़ार महफूज रहे, क्योंकि ये ना सिर्फ आला अदालतों और इदारों का मामला है बल्कि पूरे अदालती निज़ाम की साख का भी सवाल है। ताहम इजलास के इनकाद के इस इम्कान को ख़त्म या कमज़ोर कर सकता है। अगर नए जजेस की शमूलियत के बाद फुल कोर्ट की तश्कील हुई
تو وہ بھی عوامی اعتماد حاصل نہیں کر سکے گا۔ موجودہ صورتحال میں واحد مناسب اور قابل عمل حل یہی ہے کہ اجلاس کو مؤخر کیا جائے۔ اب اس پیراگراف میں یہ سب سے اہم سوال ہے مریم، جو 4 سوالات انہوں نے پوچھے، اور وسیم سب سے اہم اس سے اگلی لائن ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سوال خود بولتے ہیں۔ لیکن دیکھیے نا یہ سوال کہ کس کے ایجنڈے اور مفادات کی تکمیل کے لیے عدالت کی اس طرح بے توقیری اور شاید ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمسخر کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی چارج شیٹ میرے خیال میں نہیں ہو سکتی۔ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے اس عدالتی سرنڈر پر اور اس خط کے بعد انہیں نہ صرف اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑتا بلکہ جو نتائج ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، اس کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ اب پیراگراف نمبر 7 سے وہ اہم ترین معاملہ شروع ہوتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ہے، جس میں نہ صرف ججز کا ٹرانسفر، جنہیں ان ججز نے غیر آئینی اور ایک مشکوک عمل قرار دیا ہے، آئین کے آرٹیکل 200 کی روح کے منافی قرار دیا ہے، وہیں سینیورٹی پر بھی سوال اٹھایا۔ وہ ذرا آپ بتا دیجیے۔ پیراگراف نمبر 7 میں یہ ججز لکھتے ہیں کہ ہمارے اجلاس کے بارے میں، جو جوڈیشل کمیشن اجلاس ہے، اس کے بارے میں خدشات بدقسمتی سے یہی ختم نہیں ہوتے۔ اس سے جڑا ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے۔ یہ پہلو حال ہی میں 3 مختلف ہائی کورٹس کے 3 ججوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت منتقلی سے متعلق ہے۔ ہم نے وہ تبادلے کا حکم نامہ دیکھا ہے جو صدر کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آرٹیکل 200 کی شق 2 کے مطابق جو واضح طور پر مدت کی بات کرتی ہے، کوئی تبادلہ مستقل یا غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ججز کہتے ہیں کہ یہ صرف عارضی ہو سکتا ہے اور ایک مقررہ مدت کے لیے ہونا چاہیے۔ جہاں جیسے کہ زیر بحث معاملے میں کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بادی النظر میں یہ تبادلے مشکوک طریقے سے کیے گئے ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تبادلے کا حکم نامہ کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے جس سے عدلیہ پر واضح اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جائیں تو وہ پھر بھی صدر مملکت اور آصف زرداری کسی بھی وقت انہیں واپس لے۔ لہٰذا جب ایک جج جسے پتا ہو کہ میں اس عہدے پر بیٹھا ہی تب تک ہوں جب تک ایگزیکٹو چاہ رہی ہے، جب وہ اگر میں ان کی خوشنودی حاصل نہیں کروں گا، ان کے حق میں فیصلے نہیں دوں گا تو مجھے واپس ٹرانسفر کر دیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے اس پیراگراف میں یہ بھی ان 4 ججز نے اپنے جو ان کا ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، کانسٹیٹیوشنل وزڈم ہے، اس کے مطابق یہ قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کسی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں مستقل بنیادوں پر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ ججز لکھتے ہیں کہ بادی النظر میں یہ لازماً اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی جج کو شق 1 کے تحت منتقل کیے جانے کی صورت میں، جس کا یہاں معاملہ درپیش ہے، ہائی کورٹ میں حلف اٹھانا ضروری ہوگا جہاں وہ منتقل ہو کر جا رہا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں اس تبادلے کو واضح مضمرات اور اثرات جج کی سینیورٹی پر ہوں گے۔ منتقل ہونے والا جج ہمیشہ اپنی اصلی ہائی کورٹ میں اپنی سینیورٹی برقرار رکھے گا، لیکن صرف وہیں اپنی سینیورٹی برقرار رکھے گا۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے کہ دوسری طرف جس ہائی کورٹ میں وہ منتقل ہو رہا ہے وہاں بادی النظر میں اس کی سینیورٹی اس ہائی کورٹ کے دیگر ججز کے بعد شمار ہوگی۔ یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر حال ہی میں تعینات ہونے والے جسٹس انعام امین منہاس اور جسٹس اعظم خان سے بھی جونیئر تصور ہونے چاہیے ان ججز کے مطابق۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آگے پورا طریقہ کار ہے کہ آئین کے 3 شیڈیول میں دیے گئے ججوں کا حلف جو ہے اس کا سرسری جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جج اپنے ہائی کورٹ یا اپنی عدالت کا جو حلف ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 194 کی شق کے تحت یہ شرط ہے کہ جج کو اپنے عہدے پر فائز ہونے سے قبل حلف اٹھانا ہوگا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے میں ان ججوں کو عدالت میں چیف جسٹس کے سامنے حلف لینا ہوگا۔ اگر ایسا حلف نہیں لیا جاتا تو اس کے نتیجے میں منتقل کیے گئے ججوں کی تقرری مشکوک ہو جائے۔ ایگزیکٹلی سینیورٹی کا معاملہ ہے، کیونکہ سینیورٹی شروع ہی حلف سے ہوتی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 194 جو کہ 3 شیڈول میں درج ہے آئین میں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کے ججز کے حلف کے لیے ہوتا ہے۔ اور ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پرانا حلف تھا یا اس کی جو پرانی سینیورٹی تھی وہ اس کی پیرنٹ ہائی کورٹ میں تھی، جب اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا تو دوسری ہائی کورٹ میں اسے حلف لینا ضروری ہے، اور جب وہ حلف لے گا تو پھر وہ سب سے جونیئر کنسیڈر ہوگا۔ اسی سے متعلق وہ پیراگراف نمبر 8 میں لکھتے ہیں یہ 4 ججز کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کا جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمارے سامنے یہ صورتحال آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس نے خود ہی ان ٹرانسفر کردہ ججز کو سینیورٹی دینے کا فیصلہ کر لیا بغیر ان تمام مذکورہ قانونی آئینی وجوہات کے جو کہ بعد میں لاگو ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا تاثر دیا گیا ان ججز نے اپنی تقرری میں کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ سے منتقل ہونے والے ججز جو کہ اپنی اصلی ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ میں 15ویں نمبر پر تھے، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب سینئر پیونی جج شمار کیا جا رہا ہے۔
उसके बाद ये जजेस लिखते हैं कि गुज़िश्ता चंद पैराग्राफ में बयान करदा निकात इब्तदाई और आर्जी नोयत के हैं और बादियुन नज़र में पेश किए गए हैं, ताहम ये मौजूदा मकसद के लिए काफ़ी हैं। जजेस कहते हैं कि ये इसलिए अहम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ इसके दीगर असरात के साथ साथ इजलास पर भी वाज़े असरात मुरतब होंगे, और कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि सीपी जो रूल्स हैं जेसीपी के, उनके मुताबिक जो वजाहत दर्ज झेल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्रुरी के लिए नामजदगियाँ मुतल्लिका हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजों में से की जाएंगी। तो वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के आखिरी नंबर के जज और सिंध हाई कोर्ट के भी जो निचली सतह से आए हुए जज हैं, वो अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर के लायबल हो गए। उसी की वजूहत वो पैराग्राफ नंबर 10 में ये 4 जजेस लिखते हैं कि जिन जजेस का ट्रांसफर हुआ है उसमें एक जज पहले लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर था और फिर वो अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर सीनियर पेयोनी जज बन गया, जिससे वो चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हो गया और उसके साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट आने के लिए भी अहल हो गए। और फिर वो ये कहते हैं कि जो जज अपनी हाई कोर्ट के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट आने के लिए अहल थे ना चीफ जस्टिस बनने के लिए अहल थे, तो उनको अचानक से तबादला करके ये दोनों अहलियत कैसे पकड़ा दी गई। और फिर ये जजेस ये कहते हैं जो कानून का एक पुराना असूल है कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, यानी जो बराह रास्त नहीं हो सकता उसको बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा फिर आखिरी 11वें पैराग्राफ में इन जजेस ने कहा कि मंदरजा बाला नुकात के पेश नज़र गुजारिश की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 8 नई तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तयशुदा इजलास मौखर कर दिया जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला किसी भी तरह से सामने नहीं आ सकता, या कम अज़ कम जब तक आईनी बेंच फुल कोर्ट के इजलास के इनकाद और उसके हवाले से दरखास्तों पर फैसला नहीं दे देता, या जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और उनकी सीनियरिटी का अदालती तरीकाकार हतमी तौर पर तय नहीं पाया जा सकता। आखिर में एक दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है कि चूंकि हमें बताया गया है कि जो जुडिशल साइड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला है वो चैलेंज हो चुका है, उसका चैलेंज डल चुका है। गालबन देखिए, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो वो सबसे पहले जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, अपील तो नहीं, इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन जो कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी थी, उसको इस्तेमाल किया। तो वो इस बात की अक्कासी करता है कि जब उसका फैसला होना है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल सतह पर चैलेंज किया जाना है। अब मैं जानता हूं आपका सवाल ये होगा यहाँ पे, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे खत के अंदर हमारे मुख्तलिफ सवालात हैं। ये भी है कि अभी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर हुआ तो वो जुडिशल साइड पर कैसे है। ठीक है, ये बात समझ आती है कि कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर हुज्जत तमाम करके जुडिशल साइड पर ही मामला आना है सीनियरिटी का। इस पूरे खत का लुबे लुबाब पैराग्राफ नंबर 6 है और हमें उस पर से जो एक तवज्जो है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैराग्राफ नंबर 6 वसीम कहीं ना कहीं जहां जस्टिस याया अफरीदी को हम ये बात कर चुके हैं कि मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो इस्तीफा वो दे चुकते इस पैराग्राफ की वजह से, देना चुकते ऐसा लिया जाता मैडम, लिया जाता, लेकिन वहां पर 4 जजेस, मुझे ऐसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट के ये 4 जजेस बनाम एस्टैब्लिशमेंट है कि वो उनको डायरेक्ट कह रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं ना। वो देखिए हम देखिए ये हकीकत है कि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने पूरे निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सहूलतकारी के बगैर ये सब कुछ कर सकती थी? नहीं, जब तक अंदर से कॉम्प्लिसिटी नहीं हुई मुमकिन नहीं है। तो वो एक कॉम्प्लिसिट इंसान से जो बज़ाहिर कहने को नाम नेहाद 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी के तौर पर एक इदारे के चीफ जस्टिस बल्कि इस मुल्क की अदलिया के सरबराह हैं, उनसे वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये आप किसके एजेंडे की तकमील के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, किसके ये कहने पर कर रहे हैं। वैसे लेकिन बस इन द एंड क्योंकि हम खत के मंदरजात भी बता चुके, क्योंकि वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव था, अगर हम सिर्फ आखिर में इतनी बात कर लें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है, इसके बाद क्या होगा? मतलब मेरा आपका सबका सवाल यही है कि खत लिख दिया, देन व्हाट, अब क्या होना है? देखिए, इस सारे मामले पे मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से मेरा एक बुनियादी मुद्दा है, इस पे हम बड़ा तफसील से अगली नशिस्त में इंशाल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। बुनियादी मकसद 26वीं तरमीम का क्या था? कि अदलिया खामोश रहे, अदलिया से कोई चूच रहा आवाज ना, अदलिया से कुछ ऐसा ना हो जिससे एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, निज़ाम वो बॉदर करे, वो परेशान हो, उन्हें बैरूनी दुनिया मुहज़्ज़ब माशरों में ये ना कहना पड़े कि जी आपकी अदलिया क्या कह रही है और आप फैसलों पर अमल दरामद नहीं करे और दीगर सारे मामले। तो स्मूथ सिस्टम चलाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। मौजूदा लम्हे में स्मूथ सिस्टम चल रहा है? नो,
पिछले एक महीने से जजेस ने, जो आजाद जजेस समझे जाते हैं, आजाद मश जजेस ने इन सबको नाकुचने चुपवाए हुए हैं। वन लाइनर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो सोल पर्पस था एस्टैब्लिशमेंट और एग्जेक्टिव की नज़र में, वो इन जजेस ने नाकाम बना दिया है। कैसे नाकाम बना दिया है, ये माजी में भी हम इस पर बड़े मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे, लेकिन आज का ख़त इंतहाई अहम था और उसमें एक सरेंडर करदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी, उनसे इन 4 जजेस ने, उनके अपने ही 4 जजेस ने, उनमें से 2 चीफ जस्टिस याही अफरीदी से सीनियर जजेस हैं, उन्होंने जो ये सवालात पूछे हैं, कोई महज़ब माशरा होता, मरियम आपको बता चुकी हैं कि ऐसे शख्स से इस्तीफ़ा लिया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब ये देखना है कि जब इन जजेस ने अपने ही साथी चीफ जस्टिस को आईना दिखा दिया है, तो वो अपने इदारे के अंदर जहां सब ठीक नहीं है कैसे सरवाइव करेंगे। मुझे और वसीम मलिक को फिलवक्त दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।